जो बिछड़ गए याद बन गए और जो नौकरी पा गए मिसाल बन गए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस की क्लासेस को, जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसमें क्वेश्चंस के जरिए पूरे डिटेल में आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जितनी बार जितनी जगह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन तरह के कैसे थ्योरीज हैं, सबको मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। तो क्लासेस को जरूर देखिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको क्लास करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। पूछा है कि एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है। चलिए सबसे पहले आज हम समझेंगे ओम्स लॉ को कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए, ओम्स लॉ ने क्या कहा था। ओम्स लॉ का ये कहना था कि अगर टेम्परेचर हमारा मान लीजिए कि कांस्टेंट है, तो याद रखना है आपसे इसी पर सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि दिए गए पैरामीटर्स में से कौन सा कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ के केस में। तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के किसी भी कंडक्टर में। और वो कंडक्टर कैसा होना चाहिए, तो कंडक्टर भी आपसे पूछा गया है कि यह मेटालिक होना चाहिए। समझते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। तो अब अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। और वो कांस्टेंट जो होता है वो होता है 1/r इंटू वी। और आर मेरा क्या है, आर मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यानी कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे कि हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो गई, I इंटू आर हो गई। यानी कि जो वोल्टेज होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। किसके हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से। चलिए अब अगर रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, v बाई आई हो जाएगा। अब v यानी क्या आ गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो वोल्ट पर एम्पियर भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी। और वहीं अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट देने पर अगर 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है तो आपको इसको ही क्या बोलते हैं, हम 1 ओम बोलते हैं। यानी एक्चुअल में आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ओम होती है। ओम का सिंबल इस तरह से आपको बनाया जाता है। तो आपको बता दें कि वोल्ट पर एम्पियर भी क्या कहलाता है, ओम ही कहलाता है। अब देखिए, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर हम करंट और वोल्टेज के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखिए, अगर करंट और वोल्टेज के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये करंट है आपका और ये वोल्टेज है, तो इन दोनों के बीच का ग्राफ हमेशा एक लीनियर ग्राफ बनता है। यानी कि यह जो लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, तो ये वैलिड है लीनियर सर्किट के लिए। ये भी आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है कि बताइए नॉन लीनियर सर्किट के लिए। लीनियर सर्किट का दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे, उसको बोलते हैं ओहमिक सर्किट। और नॉन ओहमिक सर्किट को ही क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं नॉन लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर सर्किट। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ नॉन लीनियर बनेगा, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। अब लीनियर ग्राफ आपका लीनियर बन गया, यानी करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि लीनियर है। और ये वैलिड होता है ओम्स लॉ यहीं तक के लिए। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दिया गया जानकारी ओम्स लॉ के बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब इस सवाल पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया, ओम्स होता है। और भी बनने वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कि आपसे पूछा जाता है कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, तो लीनियर सर्किट के लिए वैलिड है। आपसे पूछ देगा कि वोल्ट पर एम्पियर किसकी यूनिट है, तो ये भी रेजिस्टेंस की ही यूनिट है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पैरामीटर जो होता है ओम्स लॉ के केस में कांस्टेंट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, टेम्परेचर। तो आपको सारे सवाल इस क्वेश्चन से अब बन जाने चाहिए आपके एग्जाम्स में। आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसको बार बार पढ़िए, इसको बार बार याद करने की कोशिश कीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जहां आपसे पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो समझते हैं पहले करंट के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बेसिक डेफिनेशन को बोले तो किसी कंडक्टर में, इसको डिनोट करते हैं आई से। तो अगर किसी कंडक्टर में अगर चार्ज बह रहा है, और चार्ज भी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और वो कितने समय में बह रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यानी कि करंट क्या है मेरा, चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ गिवन कंडक्टर। अब अगर देखें तो चार्ज चार्ज बेसिकली ये है कौन सा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं।
और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है निगेटिव में। वहीं अगर साथ साथ सीखते चले तो कोई बुराई नहीं है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। आपको ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है। याद रखेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस अलग क्या है, तो दोनों का साइन बस अलग हो गया है। तो मैंने क्या बताया कि चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और बेसिकली वो जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और कूलम को अगर हम सेकंड से भाग लगा दें, तो यानी कि अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज बह रहा है 1 सेकंड में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। यानी कि अगर यूनिट की बात करें कि करंट की यूनिट क्या होती है, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि देखिए जो न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। यानी कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो आपने करंट के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब देखिए अगर मैं करंट के बारे में चलूँ, तो करंट के दो प्रकार, एक पहले को क्या बोलते हैं, पहले को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और दूसरे को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों को समझते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि अगर हम करंट और टाइम के बीच में अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक यानी ग्राफ को प्लॉट करें, तो वो कैसा ग्राफ आता है आपका, तो वो एक सिनुसॉइडल ग्राफ आता है। क्या बोलते हैं, सिनुसॉइडल ग्राफ, यानी ये साइन थीटा का ग्राफ है, इसलिए इसको सिनुसॉइडल ग्राफ बोल रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर करंट क्या है, करंट की वैल्यू समय के साथ घटते बढ़ते रहती है। यानी यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आई मैक्सिमम दिखेगा, और यहाँ पर क्या है आपका, करंट की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई। यानी करंट की वैल्यू जहाँ घटते और बढ़ते रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर देखा जाए, यानी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, तो घरों में जो बिजली आती है, यानी जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो मेरे पास बिजली यूज किया जाता है, वो बिजली है आपका अल्टरनेटिंग करंट का। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब जो है आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी, जो ये साइकिल है ना, आप देखिए ये जो इस तरह से साइकिल चल रही है, ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह से जो ये साइकिल चल रही है, इसको फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। तो इंडिया में आपसे पूछा जाता है कि कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम होता है। यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो इंडिया में, और इसी सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज बोलते हैं। यानी कि प्रति सेकंड एक साइकिल कितनी बार घूमता है, तो वो 50 हर्ट्ज की साइकिल को मेंटेन करता है। ये आपको याद रखना है इंडिया के लिए। दूसरे देशों में 100 तक भी जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बढ़े आगे, तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में, यानी कि डीसी के बारे में। तो डीसी के बारे में अगर हम देखें, तो अगर हम करंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो कैसा आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी कि यहाँ पर समय के साथ करंट में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है करंट में। आपको किसके साथ, समय के साथ। ये भी आपसे कई बार एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है। और अगर इससे बनने वाले सवालों को देखें आपको, तो आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज का फ्लो यूनी डायरेक्शनल हो गया। अगर आप डीसी के करंट में देखेंगे, तो जो चार्ज बह रहा है, क्योंकि करंट बह रहा है, तो करंट बह रहा है तो चार्ज कैसा है, यूनी डायरेक्शनल है, तो यूनी डायरेक्शनल हो गया। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ देगा कि अल्टरनेटिंग करंट में चार्जेस कैसे होते हैं, तो चार्जेस जो होते हैं वो पीरियोडिकली चेंज होते हैं। चार्जेस कैसे चेंज होते हैं, पीरियोडिकली बदलते हैं। तो जब हम इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो ये पीरियोडिकली चेंज होता है, यानी साइकिल में जब घूमता है। तो आपको बता दें कि हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए तो मैंने बता दिया, डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका यूज हम करते हैं। लेकिन डायरेक्ट करंट का यूज अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसको हम करते हैं बैटरीज में। बैटरीज के साथ साथ आपको याद रखना है कि हम इसको सोलर सेल्स में भी यूज करते हैं। तो और साथ साथ अगर आप याद रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इनका यूज करते हैं हम। तो मैंने आपको बहुत सारी डिटेल में बातें बताई। अब आपको बता दें कि अगर हम करंट के इफेक्ट को देखें, अगर हम इसके इफेक्ट को देखें, तो ये कौन कौन सा इफेक्ट में काम करता है। तो सबसे पहला, इलेक्ट्रिक तो आपने देख ही लिया, तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि ये आप पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आएगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और
मोटर का इस्तेमाल करते हैं। वही करंट जो होता है उसका हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको कि हम जूल्स लॉ के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट। और अगर तीसरे पॉइंट को आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है बैटरीज में, तो वहां पर कैसा होता है, तो ये होता है केमिकल इफेक्ट होता है। और इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस इन बैटरीज। तो ये आपको इतनी सारी बातें जो है आपको करंट से संबंधित पता होनी चाहिए, मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। डोमेस्टिक यूज में मैंने बता दिया, घर में पावर अप्लायंसेज है, लाइटनिंग है, हीटिंग है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए मैंने बताया कि जैसे कि वेल्डिंग वगैरह हो गया, इलेक्ट्रोफिटिंग का काम जहाँ पर होता है, इन सब जगहों पर आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। तो अब आप क्वेश्चंस की ओर चलिए और क्वेश्चंस को देखिए। आपसे पूछा गया है कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट आपका होता है चार्ज, यानी कूलम पर सेकंड भी होता है, और साथ ही साथ एम्पियर भी होता है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अब आता है आपका सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। चलिए पहले इस टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ लेते हैं। जितने भी इससे सवाल बन सकते हैं सारे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको एक टर्म पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम भी आपसे सवाल में ऐसे ही पूछ देता है कि रिलेटिव डेंसिटी को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है। तो उसका दूसरा नाम है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। तो हमारा टॉपिक हो गया कि रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। आइए समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा कि यह एक कैसा क्वांटिटी है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यही हो गया आपका पहला सवाल। अब क्या होता है, तो इसको अगर जब भी कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो अब इसको हम एक रेशियो में डिफाइन करते हैं कि अब वो रेशियो होता क्या है। तो अगर मैं बोलूँ कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी डेंसिटी ऑफ सबस्टांस को अगर हम भाग लगाते हैं रिलेट डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सबस्टांस से। क्या बोला मैंने, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस को अगर हम भाग लगाते हैं डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सबस्टांस से, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। देखिए ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, इसीलिए दोनों कट जाएगा, इसीलिए इसके पास ना ही कोई डायमेंशन होता है और ना ही कोई इसकी यूनिट होती है। अब जो रेफरेंस सबस्टांस है वो बेसिकली हो क्या सकता है, तो वो वाटर हो सकता है। रेफरेंस सबस्टांस अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, वो वाटर हो सकता है। और वाटर भी किस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस पे, तभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सॉलिड और लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी होता है ये। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है। अब देखिए, अब अगर हम चलते हैं कि डेंसिटी शब्द आया है, तो डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई रूम है मान लीजिए, तो उस रूम में हम कितने व्यक्ति को अटा सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो क्या बताता है, उस रूम की डेंसिटी बता रहा है। तो यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया मेरे पास, डेंसिटी हो गया। अब मास की यूनिट क्या होती है केजी, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब क्या हो गया आपका डेंसिटी का यूनिट हो गया। अब अगर सीजीएस में पूछ देगा तो जाहिर सी बात है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसकी यूनिट। अब जो है अगर रेफरेंस सबस्टांस की बात करते हैं, तो रेफरेंस सबस्टांस में मैंने वाटर का यूज किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी को रो से भी डिनोट करते हैं, या आप जो भी अपने कॉपी में नोट करना चाहें, जिस तरह से भी याद रखना चाहें आप रख लीजिए। अब रो जो है इसका स्टैंडर्ड डिनोशन है। तो डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, तो ये होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार सवाल एग्जाम्स में पूछा गया है। अब वही अगर सीजीएस में पूछ देगा तो आप क्या लिखेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे। तो ये हो गया आपका डेंसिटी रेफरेंस सबस्टांस के लिए। और रेशियो ऑफ डेंसिटी है, तो इसका ना कोई डायमेंशन होता है और ना ही जो है किसी तरह का यूनिट होता है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और साथ ही साथ हम क्या बोलेंगे, यूनिट लेस क्वांटिटी भी इसका हम नाम देंगे। अब जो है आपको आगे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसके हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हम सॉलिड और लिक्विड के लिए देखें, क्या बोला मैंने, अगर मैं मैंने क्या बोला कि अगर मैंने रेफरेंस क्या लिया है, वाटर को लिया है, और वाटर भी किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया है, 4 डिग्री सेल्सियस पे लिया है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर रिलेटिव डेंसिटी
मैंने बोला कि रिलेटिव डेंसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है, तो अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? तो यानी कि जो सबस्टांस होगा वो वाटर से डेंसर होगा। क्या बोला मैंने? जो मेरा सबस्टांस होगा वो डेंसर देन वाटर हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, डेंसर देन वाटर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में क्या? तो एग्जाम्पल में भी आपसे पूछ सकता है, जैसे मेटल्स हो। अब मेटल क्या है? पानी में डूब जाएगा ना। मेटल्स हो गया, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो आयरन हो गया। तो आयरन क्या है? पानी में आपका डूब जाएगा, इसीलिए जो डेंसिटी है पानी से ज्यादा हो गया। अब उसी तरह से अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर आपका एक से कम हो, तो एक से कम हो गया तो क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो ऑयल हो गया, वुड हो गया, यानी लकड़ी हो गया। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि सबस्टांस जो है लेस डेंसर देन वाटर है, यानी कि मैंने क्या बोला? सबस्टांस जो है वो लेस डेंसर है वाटर से। तो ये बातें भी आप समझ गए। अब अगर हम गैसेस की बात करें तो गैस के केस में, गैसेज की केस में जो हम रेफरेंस यूज करते हैं जनरली, या तो हम आइडियल कंडीशन में क्या लेते हैं? हवा को लेंगे। और क्या ले सकते हैं? हवा को लेंगे। और दूसरा भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हाइड्रोजन से भी संबंधित, यानी हाइड्रोजन को भी हम कंसिडर कर लेते हैं जब हम कहीं स्पेशल केस की बात कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है गैसेस बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी से संबंधित बनाया क्यों गया है? ताकि हम बायोवेंसी और बिहेवियर ऑफ गैसेस को जो है कंपेयर कर सके। अब अगर एप्लीकेशंस देखें रिलेटिव डेंसिटी का, तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है? इसके एप्लीकेशंस को अगर हम देखें तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसे क्या बोलते हैं? बीओएनसी बोलते हैं या बायोएनसी बोलते हैं। अब बायोएनसी दरअसल है क्या? तो बायोएनसी को हम डिटरमाइन करते हैं, बायोएनसी से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। हम क्या डिटरमाइन करते हैं इससे? कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। कहाँ पर? फ्लूइड में। कहाँ पर? फ्लूइड में। और याद रखिएगा फ्लूइड में दोनों आता है, हवा भी आता है और साथ ही साथ लिक्विड भी आता है। याद रखेंगे, यानी कि गैसेस और लिक्विड दोनों फ्लूइड में कंसिडर किया जाता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठाते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। दूसरा कहाँ किया जाता है? आपका मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। तो मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि दो मटेरियल मैंने दे दिया आपको, एक मैंने सोना दे दिया और दूसरा चांदी दे दिया, तो अगर आपको उनका डेंसिटी है तो आप उनको क्या कर सकते हैं? डेंसिटी के आधार पे बता सकते हैं ना कि हाँ ये सोना है और दूसरा ये चांदी है। वहीं आपको तीसरा जो है इसका यूज किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल में भी इसको यूज किया जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है? इसके कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है इंडस्ट्रियल मटेरियल में, जैसे सीमेंट और ओर्स के केस में। वहीं अगर हाइड्रोमीटर्स में इसका यूज देखें, चौथा मैंने क्या बोला आपको? हाइड्रोमीटर्स। तो हाइड्रोमीटर्स जो है, हाइड्रोमीटर्स में क्या यूज होता है इसका? तो इंस्ट्रूमेंट जो डिजाइन होते हैं उनसे हम मेजर करते हैं रिलेटिव डेंसिटी या फिर डायरेक्टली लिक्विड को। फिर से मैं बोल देता हूँ कि हाइड्रोमीटर्स जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होते हैं ताकि हम उनसे मेजर कर सकें रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का डायरेक्टली। अब जो है आपको मैंने बता दिया कि अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर हम वेट और फ्लूइड के टर्म्स में देखें, मैं क्या बोला कि अगर रिलेटिव डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ वेट एंड फ्लूइड के फॉर्म में देखें, तब रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ, अगर हम ले लेते हैं कि मेरा जो वेट इन एयर है, मैंने क्या बोला कि अगर मेरा वेट इन एयर क्या है? डब्ल्यू एयर है। और उसी तरह से वेट इन वाटर कितना है? डब्ल्यू वाटर ले लेता हूँ मैं। तब रिलेटिव डेंसिटी को कैसे निकालेंगे? तो डब्ल्यू डेंसिटी कुछ नहीं होता, ये होता है डब्ल्यू एयर अपॉन डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डब्ल्यू एयर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर हो गया। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का संबंध क्या है रिलेटिव डेंसिटी के साथ? तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्लोजली लिंक होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि यह इन्वॉल्व करता है आपको बायोवेंट फोर्स को, और साथ ही साथ ये इंक्लूड करता है कि बायोवेंट फोर्स किस पर लगता है? तो सबमर्ज्ड बॉडी पर लगता है।
तो ये चीजें आप याद रखेंगे जितनी मैंने आपको एक्सप्लेन की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब वो फ्लूइड की सेक्शन में मैं जाऊंगा तब। अब आपको और यहाँ पर क्या क्या याद रखना होगा, तो आपको मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ। अब उस चार्ट को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप चार्ट को याद रखते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को एग्जाम में कर लेंगे। कैसे करेंगे, चार्ट को कैसे देखेंगे, तो चार्ट में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि अगर मैं एक तरफ मटेरियल लिखता हूँ तो आप भी साथ साथ नोट करेंगे, ये हो गया आपका मटेरियल। फिर मैं रिलेटिव डेंसिटी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखूंगा जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब वो मटेरियल आपका फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा, कहाँ पर, पानी में, तो ये आपसे पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। तो देखिए पहला मटेरियल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यानी कि रेफरेंस जो हम लेते हैं वो है पहला आपका वाटर। अब वाटर की रिलेटिव डेंसिटी मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि 1 होता है। अब यहाँ पर फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये हमारा न्यूट्रल, अभी हम इसको लेके चलते हैं क्योंकि पानी में पानी को तो हम मिलाएंगे नहीं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, न्यूट्रल लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं गोल्ड, यानी कि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी होता है 19.3। ये जो मैं रिलेटिव डेंसिटी लिख रहा हूँ वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको केजी पर मीटर क्यूब में अगर लिखना है तो आप कुछ नहीं करना है। केजी पर मीटर क्यूब में आपको लिखने के लिए सिंपल सिंपल आपको केवल और केवल 10 का पावर 3 से गुना कर देना है। ठीक है, 10 का पावर 3 से कैसे, मैं दिखा देता हूँ। अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अब केजी मीटर क्यूब में आपको जाना है, तो केजी का मतलब क्या हो गया आपके पास कि 1 केजी का मतलब आपका कितना, 1 ग्राम से अगर आप जाएंगे तो 1 ग्राम से अगर केजी में जाएंगे तो 1/1000 केजी होता है 1 ग्राम में। तो ये बन गया केजी में। और पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि नीचे 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर का क्यूब हो जाएगा ये। तो यानी कि 10 का पावर ऊपर जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 3 शून्य काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर 3। तो जब भी आपको मैं लिखूं कि ग्राम पर सेंटीमीटर से केजी पर मीटर क्यूब में जाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 का पावर 3 से गुना कर देना है। तो ये मैं आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहा हूँ। तो गोल्ड का कितना होता है आपका 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये पानी में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डूब जाएगा, यानी सिंक। बढ़ते हैं अपने अगले पर। तो अगला जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में आयरन से संबंधित। आयरन से संबंधित आपसे पूछा जाता है, तो आयरन क्या, आयरन की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कितनी होती है, तो लगभग लगभग 7.8 होता है, और ये भी क्या करेगा, ये भी डूब जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पर। तो अगला जो है वुड। तो वुड जो है वेरीज करता है, इन जनरल तो आपको फ्लोट ही लिखना है, लेकिन आपको याद रखना है वेरीज भी करता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 0.5 से 0.9 तक वेरी करता है। अब 0.5 से 0.9 तक वेरी करता है, तो एक से कम है ना, तो एक से फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, तो लकड़ी हमेशा फ्लोट करता है जिसकी डेंसिटी वेरी करती है 0.5 से 0.9 तक। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कई प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा गया है, मरकरी से संबंधित। तो मरकरी का लगभग लगभग होता है 13.6, और ये वैल्यूज भी पूछा जाता है। तो ये जाहिर सी बात है सिंक कर जाएगा, यानी मरकरी को आप पानी में डालेंगे तो वो सिंक कर जाएगा। ऑयल का कितना होता है, तो ऑयल भी वेरी करता है 0.8 से 0.9, और एक से कम है तो ये क्या करेगा, आपका फ्लोट करेगा। तो इतनी सारी मुख्य बातें मैंने आपको बता दिया। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुंह से एक बार मैं बोल देता हूँ। जैसे कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी, यानी उसका मतलब होता है उसके पास कोई यूनिट नहीं है क्योंकि वह एक रेशियो में है। वहीं अगर वैल्यूज की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 के बराबर है, यानी कि इक्वल डेंसिटी है रेफरेंस सबस्टेंस के केस में। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ बोल दूं कि अगर डेंसिटी वाटर का ही ले रहे हैं, भाग दे दे वाटर से, तो 1 को 1 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। वही बात बोल रहा हूँ कि रिलेटिव डेंसिटी 1 के बराबर भी हो सकता है। ग्रेटर देन 1 मैंने एक्सप्लेन किया कि डेंसर देन द रेफरेंस सबस्टेंस होगा, यानी वो डूब जाएगा। और रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगा तो वो फ्लोट करेगा। तो मैं एक बार फिर से, रिलेटिव डेंसिटी बराबर 1 है, रिलेटिव डेंसिटी आपका ग्रेटर देन 1 है, और रिलेटिव डेंसिटी आपका लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया फ्लोट करेगा, यहाँ पर आपको सिंक करेगा। और बराबर 1 हो जाएगा तो यानी कि इक्वल डेंसिटी होगा रेफरेंस सबस्टेंस के साथ। आपको इतनी सारी बातें जो मैंने समझाई हैं इस
टर्मिनोलॉजी से तो ये आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। आपको इतने बार इतने सारे क्वेश्चन से संबंधित परीक्षाओं में, अलग-अलग परीक्षाओं में डिटेल में, हार्ड क्वेश्चन हो या आसान क्वेश्चन हो, सारे के सारे पूछे गए हैं। तो इससे बनने वाले अब आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आपको आपने इन सबको कॉपी में नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इनको बार बार पढ़िए, याद कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था कि इनमें से किसके पास नहीं यूनिट होती है, तो वो है आपका रिलेटिव डेंसिटी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जहां पर कि आपसे पूछा गया है कि गैलन जो होता है जनरली यूज किया जाता है, तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि जो वॉल्यूम मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं और जो पूछे गए हैं, उनके लिए भी मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूं जिससे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको सिंबल, उसी तरह से ये मीटर क्यूब में कितना होगा और साथ ही साथ ये मीटर में कितना होगा। तो आप इनको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। तो अगर मैं क्यूबिक मीटर लिख देता हूँ, तो क्यूबिक मीटर यानी मैं सब कुछ लिखते चलता हूँ ताकि सभी को लिए आराम हो जाए। क्यूबिक मीटर का मतलब हो गया मीटर के पावर 3। अब इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मीटर क्यूब के, तो ये 1 हो जाएगा। वहीं अगर लीटर की बात करें तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार सवाल पूछा गया है। वहीं आपसे डेसीमीटर क्यूब में पूछा गया है, तो डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो ये होता है 10 का पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। वहीं अगर लीटर की बात करें तो सिंपल 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। वहीं अगर लीटर की बात करें तो लीटर से अगर आप मीटर क्यूब में जाएंगे तो 1/1000 हो जाएगा, यानी 10 का पावर -3 मीटर क्यूब हो गया ये। अगर लीटर की बात करें तो 1 लीटर में 1 ही लीटर आएगा। अब अगर बढ़ते हैं मिलीलीटर यानी कि ml की बात कर रहा हूं मैं, तो मिलीलीटर की बात करें तो 1 मिलीलीटर में कितना मीटर क्यूब हो जाएगा, तो 10 का पावर -6 हो जाएगा। और 10 का पावर -6 के साथ यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर -3 लीटर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में जाता हूँ, तो सेंटीमीटर क्यूब में भी अगर मीटर क्यूब लेता हूँ तो 10 का पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। और लीटर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 का पावर -3 लीटर आ जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नीचे कर देता हूँ। आप उसी तरह से अगर एक मिलीमीटर क्यूब की अगर मैं बात करूं, मिलीमीटर की क्यूब की बात करूं, तब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 10 का पावर -6 लीटर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये याद करने में तकलीफ होता है तो मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये मैंने कैसे कर लिया। तो देखिए, इसको मैंने कैसे किया मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने आपको बताया कि जो 1 मीटर क्यूब है ना, वो 1000 लीटर के बराबर आ गया। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि अगर मैं इसको 1000 को 1 से गुना कर देता हूँ 1 लीटर से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो यानी अब 1 लीटर कितना बन गया, 1/1000 बन गया। जब ये इधर आएगा तो ये इसके साथ क्या बना, मीटर क्यूब बना। अब 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो नीचे ऊपर क्या बचेगा, 10 का पावर -3। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो 1 लीटर है, आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 लीटर में जो है कितना मीटर क्यूब है, तो 10 का पावर -3 मीटर क्यूब है। अब उसी तरह से आपको मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, तो ये मैंने लिखा था डेसीमीटर। ये क्या था आपका, ये हो गया आपका डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में अब आपका कितना हो जाएगा, 10 का पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका। क्योंकि कितना होता है, मिली सेंटी डेसी होता है, तो डेसी कितना हो गया, 3 पीछे चले जाइए तो 10 का पावर -3 हो जाएगा आपका। अब उसी तरह से मिलीलीटर को भी मैं देख लेता हूँ, तो मिलीलीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। तो यानी कि अब 1 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो यानी कि 10 का पावर -3 लीटर हो गया ये। तो वही चीज आपको लिखा गया है कि 10 का पावर -3, यहाँ पर देखिए लीटर बन गया है। अब मीटर क्यूब में पूछा है, तो मीटर क्यूब में अब देखिए 1 लीटर में कितना है, 10 का पावर -3 मीटर क्यूब है। तो यानी कि एक 10 का पावर -3 तो था ही, और इसको अगर हम 1 लीटर लिख देते तो क्या दिक्कत है, तो 10 का पावर -3 इंटू 1 लीटर अब कितना हो जाएगा, 10 का पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर। तो ये हो गया 10 का पावर -3। तो आप कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 10 का पावर -6 मीटर क्यूब, और यही आपका लिखा हुआ है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने लिखा कैसे ये सारी चीजें। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एग्जाम्स में भी किसी भी तरह के कन्वर्जन्स को भी आप कर लेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो साइंस में बनने वाले जितने सवाल हैं
मैं आपको ऐसे ही कराते चला जाऊंगा बिल्कुल डीप एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में गलत ना हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। अगर आपको कुछ कमी दिखती है तो उसको भी बताइए, मैं उसको कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे ठीक करता चलूं। धन्यवाद।